हेलो दोस्तों, साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल सरकारी नौकरी पर। आज हम बात करने वाले हैं इस पंचवर्षीय योजना के आखिरी स्टेज के बारे में, जिसके लिए आपने 5 साल तपस्या की है। फाइनली आप इसमें सफल हो चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं हम इसके दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की कुछ नज़र रखने वाली बातों पर, और किस प्रकार से आपका होगा, क्योंकि मैंने पहले करवा लिया है तो आपको मैं अपनी राय दे सकता हूँ। और भी मैंने ऑफलाइन बच्चों का करवाया था, बहुत सारों का, जिनके दिक्कतें थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, या अलग अलग टाइप से अलग अलग उन्होंने अपनी अपनी दिक्कतें सुनाई। अगर आपको डीवी में किस प्रकार की भी प्रॉब्लम आ रही है या आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हम उसको सोल्व करने की पूरा पूरा आपका साथ देंगे और उसे सोल्व करा के आपको ज्वाइनिंग तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इस पंचवर्षीय योजना की लास्ट स्टेज है जो आपको सही से करनी है। इसके बाद आपने जो चाहा वो आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम इसके कुछ, इन्होंने जो ये हिसाब दिया है इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले क्या है, पहले आप स्क्रूटिनी फॉर्म तो आपने भर दिया होगा जो ऑनलाइन भरा गया था। तो उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट चरण दिया है कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये करने वाले हैं, किस स्तर पर करेंगे। तो इन्होंने पहला डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो आपने जिले भरे हैं इसमें, उस हिसाब से इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट और वो जिला दिया है। और ये सब आपको देखने को कहाँ मिलेगा, इनकी जो साइट है शाला दर्पण की साइट, ऑनलाइन जाकर आप देखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस तारीख को है। उसमें आपको बता दिए, सूचित कर दिया जाएगा। या अगर आप नहीं देख पाते हैं तो ये ईमेल या फ़ोन नंबर द्वारा भी आपको एक बार सूचित करेंगे। पर आपको इसी वेबसाइट से के माध्यम से पता चल जाएगा कि कहाँ आपका किस तारीख को कब और कितने बजे होने वाला है। तो आप एक बार ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि आपका कब है। पीछे बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है, लास्ट है आपका। इसके बाद आप जिंदगी के दूसरे पड़ाव में जाने वाले हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स का अच्छे से ध्यान रखें और उनको अच्छे से बनवाएं। उनको सिर्फ अभी बहाना चाहिए होगा किसी भी चीज़ में आपको फंसाने का या आपको ऊपर कुछ करने का, तो आप बच के रहिएगा। और सही से उनके क्वेश्चनों का जवाब भी वहाँ पे सही से दीजिएगा, ताकि उनको लगे नहीं कि यह आदमी कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो आप सही से उनके सामने बिहेव कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। इनकी जो साइट है इन्होंने 2 जुलाई से 7 बजे से ओपन कर दी है। आप वहाँ जाकर अपनी जानकारी देख सकते हैं कब क्या होने वाला है आपके लिए। चलिए अब इनके डॉक्यूमेंट्स की सूची देख लेते हैं। इन्होंने लिखा भी है, मूल दस्तावेजों का बार में किसी अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। चाहे आपके पास फोटोकॉपी नहीं हो तो चलेगा, वो करके दे देंगे वहाँ पर अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए गए तो आपके रिमार्क या कुछ दूसरी चीज़ें डाल दी जाएगी आपके फाइल में, जो आपको बाद में नुकसान पहुंचा सकती है या आपको बार बार उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए चक्कर कटवा सकती है। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैसे भी लेके जाने ही है, चाहे अभी आपके कहीं मिल नहीं रहे हो या खो गए हो आप कहीं से, तो आप उनको डुप्लीकेट करके उस संस्थान से बनवा लीजिएगा। ठीक है, पर उनको आपको लेके ओरिजिनल ही जाने हैं कैसे भी। इन्होंने जो सूची दी है, आपके एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं अब इनकी सूची के बारे में। और अगर आपको किसी अन्य प्रकार की समस्या है तो इन नंबरों पर आप कॉल करके उनसे समस्या का निवारण करवा सकते हैं। तो इनकी संदर्भ सूची जो इन्होंने सूची दी है वो देख लेते हैं। वैसे भरेंगे इस चीज़ को वही जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे वो लोग बढ़ते जाएंगे तथा आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते जाएंगे वो। और ये चीज़ें आपसे पूछेंगे वो, पहले आपसे नाम, एड्रेस या पापा का नाम ऐसे पूछेंगे, जो आपको सही उत्तर देना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से देना है, ताकि उनको किसी प्रकार का शक नहीं जाए या उनके दिमाग में नहीं आए कि ये कुछ फर्जी कर सकते हैं। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और इसी प्रकार से आपको इसी क्रम में आपके डॉक्यूमेंट्स सेट करना है। सेट जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी इसी क्रम में आपको जचाने हैं उनमें, और जो 2 सेट उन्होंने मंगवाए हैं अलग से फोटोकॉपी के, वो भी इसी क्रम में आप उनको जमा लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रति, जब आपने फॉर्म भरा था रीट के लिए, किसी भी लेवल के लिए अप्लाई किया था, तो उस टाइम की जो आपको फोटोकॉपी मिली थी, हार्ड कॉपी मिली थी, उसको फोटोकॉपी को आप 2-3 फोटोकॉपी निकलवा लेनी है, जो 2 तो सेट में लग जाएगी और एक आप ओरिजिनल के साथ लगवाएंगे, क्योंकि वो इसी से चेक करेंगे, आपका मिलान करेंगे कि आपने जो ऑनलाइन जानकारी दर्ज की है वही जानकारी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में है या नहीं। तो आपको ये निकलवा लेनी है। फिर बढ़ते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट्स में, वो है विस्तृत आवेदन की प्रति, मतलब आपका जो स्क्रूटिनी फॉर्म आपने भरा है ऑनलाइन, उसकी प्रति आपको लेके जानी है। जो भी मित्र वाले ने निकाल के दिए हैं आपको फॉर्म, वो आपको साथ लेके जाने हैं। 3-4 आप आधार कार्ड की प्रति लेके जाएंगे, अलग अलग
दो सेट में और एक ओरिजिनल के साथ। आधार कार्ड, वैसे तो वो ओरिजिनल के साथ आधार कार्ड मांगेंगे आपका, पर आपको फिर भी अगर किसी जगह आपका बायोमेट्रिक या कुछ भी करते हैं अलग से वो, तो आधार कार्ड की प्रति वो रखेंगे, या आपके काम आ सकती है। तो आपको आधार कार्ड की 3-4 या इससे भी ज़्यादा आप रख ही लीजिएगा, क्योंकि ये हर जगह काम आती है। ठीक है। फिर इन्होंने कहा है चौथा डॉक्यूमेंट 10वीं परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति, 10वीं की शीट और उसकी 2 फोटोकॉपी। ठीक है। फिर उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति। प्रमाण पत्र की प्रति मतलब क्या है कि पहले 2010 या इसके समथिंग जो आपकी मार्कशीट है और जो आपका सर्टिफिकेट है वो दोनों अलग अलग आते थे, पर अभी ये डॉक्यूमेंट्स एक साथ आने लगे हैं। आप मार्कशीट आगे की तरफ आती है तथा इसके पीछे आपको प्रमाण पत्र देखने को मिल जाएगा। अभी आप चेक भी कर सकते हैं, आपकी मार्कशीट के पीछे सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है, तो आप चेक कर लीजिएगा। और जो 2010 के पहले हैं वो आपका सर्टिफिकेट ज़रूर से ज़रूर लेके जाना, क्योंकि वो वेरीफाई नहीं करेंगे बिना सर्टिफिकेट। ठीक है। फिर ये चीज़ें वो अपने आप भरेंगे, जो आपके वेरीफाई करने वाले होंगे। आपको ये डॉक्यूमेंट्स बता देने हैं उनको, दोनों ओरिजिनल, उसमें से देख के वो चीज़ें, ये चीज़ें वो भर लेंगे। फिर आता है कॉलेज स्नातक समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों की, अगर किसी के सेमेस्टर है 6 सेमेस्टर लगे होंगे, क्योंकि 3 वर्ष का डिप्लोमा होता है, डिग्री होती है, तो 6 वर्ष, 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर लगते हैं, तो आपको टोटल 6 मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस इसके साथ डिग्री अगर उपलब्ध हो तो आपको डिग्री वहाँ पे जमा करवानी है। अगर जिसके पास डिग्री नहीं है तो वो कॉलेज से प्रोविजनल डिग्री बनवा के ले जा सकता है। अगर प्रोविजनल बनवा लोगे तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है। फिर ये जानकारी भी वही दर्ज करेंगे आपकी मार्कशीट्स में से देख के, पूर्णांक, प्राप्तांक तथा प्रतिशत। बढ़ते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की तरफ। लेवल पर अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए डीएलडी एवं बीएलडी, जो आपने बीएसटीसी किया या बीएड किया है उनमें से उनके द्वारा पद के लिए जो भी आपका वो फॉर्म है या मार्कशीट है वो मांगेंगे, तो आपको वो देनी है। फिर 2021 में और 2022 में जो आपका सितंबर में एग्जाम हुआ था, 2022 में पात्रता परीक्षा, उसका प्रमाण पत्र आपको साथ लेके जाना है, साइड से निकलवा लीजिएगा और उसकी फोटोकॉपी भी करा के सेट में लगा दीजिएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की तरफ। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय, दोनों स्तर में। तो आपने पात्रता परीक्षा दी थी, आपकी कौन सी थी, वो देख के आप उत्तीर्ण होने की मार्कशीट उसके साथ लगा दीजिएगा। फिर आता है अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम के प्राप्तांक कितने थे और आपका प्रतिशत कितना बना है, वो वही चीज़ वो देख के वहाँ पर भर देंगे। फिर आता है अध्यापक लेवल प्रथम पर सामान्य शिक्षा के पद के लिए डीएलडी एवं डीएलडी में प्रवेश की तिथि, जो भी आपने बीएसटीसी किया है तो उसमें कब आपने प्रवेश किया था उसकी तिथि या सर्टिफिकेट, जो भी वो चीज़ें देते हैं साथ में, वो आपको लगानी है। ठीक है। अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पद के लिए, अगर आप विशेष शिक्षा रखते हैं, मतलब इशारों वाली या समझने वाली, जैसे भी आप समझे, स्पेसिक बीएसटीसी किया हुआ आपने, स्पेशल बीएसटीसी वो वाली, तो आपके जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप साथ में लेके जाएंगे। ये विशेष शिक्षा, ये तीनों कॉलम आप विशेष शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। अब आते हैं सबसे बड़ी दिक्कत आती है मूल निवास के अंदर, क्योंकि बच्चे फॉर्म भरने के बाद या नया लेटेस्ट मूल निवास बनवा लेते हैं और इसमें अभी किसी प्रकार की डेट मेंशन नहीं की गई है। तो पर आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तब वो आपको बोलेंगे कि आपके पास अगर पुराना मूल निवास है क्या, अगर पुराना मूल निवास हो तो आप वो उपलब्ध कराएं हमें, क्योंकि वो नया मूल निवास का ये है, जितना ज़्यादा पुराना होगा वो उतना ज़्यादा वैलिड होता जाएगा। तो अगर आपके पास पुराना मूल निवास है तो आप ज़रूर अपने साथ लेके जाएं। ठीक है। इसमें सबसे बड़ी ये दिक्कत रहती है मूल निवास के बारे में, वो पूछेंगे आपसे और बार बार पूछेंगे कि आपके पास पुराना है, तो अगर आपके पास पुराना है तो वो अवश्य साथ में लेके जाएं। फिर आता है अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवास होने का समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम, वही आपका जो, अगर आप अनुसूचित टीएसपी एरिया में आते हैं तो आपको टीएसपी या नॉन टीएसपी जो भी है आपका, तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है मूल निवास का या कुछ भी। फिर आता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के बारे में आप एक चीज़ जान लीजिएगा, जिन्होंने अपनी 2.5 लाख से कम इनकम बताई है उनको सबको ईडब्ल्यूएस, सॉरी ये इनकम वाला है, ईडब्ल्यूएस असेट्स वाला है। तो 2.5 लाख से जिन्होंने कम भरा है आपको इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर से ज़रूर बनवाना है और वहाँ जमा कराना है। और इनकम सर्टिफिकेट जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था इस पोस्ट के लिए, उससे 1 साल के पहले की अवधि का होना चाहिए। अभी आप नया बनवा के लेके जाओगे
तो वो मान्य नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस बेस पे आपको बुलाया है कि आपने जो आवेदन में भरा है वही अभी उसी टाइम का वो चीज़ें होनी चाहिए। क्या पता अभी आप चेंज कर चुके हो आपकी आई, या कुछ भी हो सकता है, तो वो 1 साल पुराना मांगने की कोशिश करेंगे आपको। अगर आपने अभी बनवाया है तो उसके साथ एफिडेविट लगवा लीजिएगा, वो रिमार्क देंगे आपको इस चीज़ में, पर आपको घबराना नहीं है, वो चीज़ें रिजोल्व हो जाएगी बाद में जाके, ठीक है। फिर आता है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में भी वही सेम दिक्कत है कि ओबीसी सर्टिफिकेट जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उसके उस अवधि का नहीं है। खैर अभी सरकार ने पिछले साल जो नोटिस डाल दिया है उसके बेस पर आप एफिडेविट लगा के इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, पर अभी आपका ने जो नया बनवाया है उसके साथ एफिडेविट लगवा दीजिएगा, या फिर ज़्यादा पुराना है आपका डेट से उसके साथ भी एफिडेविट लगवा लीजिएगा। पर आप नया, अगर आपने नया नहीं बनवाया तो नया भी बनवा लीजिएगा, और जो उस नोटिफिकेशन की लास्ट की जो लाइंस थी वो ज़रूर उसमें ऐड करवा लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10, वही वाला एफिडेविट जो मैंने बताया आपको, जो सरकार का ऑर्डर निकला था उसी के हिसाब से आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा और वो साथ में जमा करवा दीजिएगा, ठीक है। आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों तथा पुरुषों से इस आशय की स्व घोषणा की वह स्वयं तथा उनके पूर्व राजस्थान के मूल निवासी है। मतलब आपको एफिडेविट बना के देना है कि मैं पहले से तथा मेरे पूर्व राजस्थान के निवासी। आप नोटरी वाले के पास चले जाइएगा तो वो आपको बना के दे देंगे कि ऐसा ऐसा है, आप उनको बता दीजिए कि मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ, बाकी वो फॉर्मेट अपने हिसाब से लगा लेंगे। अगर आप विधवा है तो आपका मैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तथा जो मृत्यु प्रमाण पत्र है आपके हस्बैंड का वो साथ में आप अवश्य लेके जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विवाह विच्छिन्न मतलब डिवोर्स ही, उसके लिए आपको जो कोर्ट से रिलीफ या जो भी दिए गए हों फाइनल डॉक्यूमेंट्स वो आप साथ में लेके जाएंगे। विवाह सर्टिफिकेट वाला, विवाह सर्टिफिकेट के साथ विवाह वाला भी मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेके जाना है। फिर आता है संतान संबंधी स्व घोषणा। जितने भी आपके ये स्व घोषणा कराई गई है वो आप एक ही एफिडेविट में बनवा दीजिएगा, सबको एक में लिखवा दीजिएगा, जिससे बार बार आपके अलग से पैसे नहीं लगे। आप 50 रुपये का स्टाम्प लेके इसको सभी को एक जगह ऐड करवा दीजिएगा। जैसे ये विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी स्व घोषणा, और संतान वाली तथा मैरिड वाली। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहित लिखवा दीजिएगा, और विवाहित हैं तो आपका मैरिड सर्टिफिकेट दिखाना ही है। भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्त सक्षम प्राधिकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी आपको चाहिए होगी, अगर आप पूर्व एक्स सर्विसमैन से लग रहे हैं। फिर आपको एक एफिडेविट इस चीज में बनवाना है, नियोजन प्राप्त नहीं करने की राजकीय सेवा में आप नहीं है, इसके लिए स्व घोषणा पत्र। उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर निम्नानुसार सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग श्रेणी के लिए आप दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी मेडिकल बोर्ड से बनाया हुआ होना चाहिए, सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त 2018 नियम के अनुसार, ठीक है। फिर एक आपको स्व घोषणा पत्र बनवाना है कि आपके खिलाफ कोई भी कानूनन मामला नहीं चल रहा है, या कोर्ट में किसी प्रकार की आपने अपराध किया हो, सिद्ध हो गया हो, या किसी भी प्रकार की ऐसी कानून व्यवस्था वाली चीज जो आपने की हो, तो ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए। इसके लिए स्व घोषणा पत्र यानी एफिडेविट आपको लगवाना है, ठीक है। अगर आप राजकीय किसी सेवा में कार्यरत हैं और वहां से आप रिजाइन देके आ रहे हैं तो आपके पास एनओसी होनी चाहिए कि उनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो, आपके डिपार्टमेंट को किसी प्रकार का आपके खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं हो। फिर आपने अगर आवेदन में 2.5 लाख से कम इनकम भरी है तो आपको 2.5 लाख से कम इनकम का इनकम टैक्स सर्टिफिकेट साथ में लाना होगा, ठीक है। शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता के संबंध में स्व घोषणा, तो आपने शैक्षिक या प्रशैक्षिक अलग से योग्यताएं रखी हो, तो जैसे RSCIT करके रखते हैं लोग, तो आपके उसके पास के साथ में RSCIT सर्टिफिकेट या जो भी स्व घोषणा हो आपकी वो कर दीजिएगा। फिर आता है अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र एवं 2 राजपत्रित अधिकारियों से हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र। अगर आपने बीएड किया है लास्ट टाइम तो आपको बीएड का चरित्र प्रमाण चाहिए होगा, अगर आपने कॉलेज किया है लास्ट टाइम तो आपको कॉलेज का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और 2 आपके राजपत्रित मतलब गजेटेड ऑफिसर के द्वारा आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए। मतलब टोटल 3 सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे, एक कॉलेज द्वारा या आपने जब जहाँ भी लास्ट टाइम स्टडी की थी संस्थान द्वारा उसके द्वारा, और 2 गजेटेड ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। इस प्रकार आपके कुल
33 ये डॉक्यूमेंट्स है, विधवा वाला, डिवोर्सी वाला तथा भूतपूर्व सैनिक वाला छोड़ के आपके पास 30 के समथिंग डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। ये आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। और जो ये एफिडेविट है ये आप एक में ही बनवा लीजिएगा, अलग अलग बनाओगे तो बार बार कंफ्यूज हो जाओगे और पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे उस चीज़ में। बातें जो ये वो सब आपकी जो वेरीफाई करने वाले होंगे ये चीज़ें वो सब अपने आप भरेंगे, आपसे बाद में यहाँ पर हस्ताक्षर ले लिए जाएंगे। स्वघोषणा पत्र इस प्रकार निम्न प्रकार इन्होंने दिया है, आपको स्वघोषणा इनमें करनी है, गैर अनुसूचित या जो भी दे रखा है। बाकी चीज़ें वो अपने आप भरेंगे इस फॉर्म में, जो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी ज्वाइनिंग तक हम साथ हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे या क्वेश्चन होंगे, डॉक्यूमेंट्स में जो भी डाउट आएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, या किसी प्रकार की अन्य दिक्कत हो, रिजर्व कैंडिडेट जिनके बारे में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, या आपके मार्क्स में कुछ फेरबदल हुआ हो, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, या आपको सिलेक्शन से रख दिया गया हो, तो आप वो सब चीज़ें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। उसके लिए हम अलग से देख लेंगे, आपकी चीज़ें आपको सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो रिजर्व कैंडिडेट रखे जाएंगे, तो ये सब भर्तियों में रिजर्व कैंडिडेट रखे जाते हैं कि जो भी छोड़कर, जॉब छोड़कर या ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहता तो उनकी जगह जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे वो रख लिए जाते हैं। और रिजर्व कैंडिडेट की जो वैलिड डेट रखी गई है अब 1 साल, मतलब 1 साल तक उस भर्ती के लिए देखा जाता है कि कौन कौन ज्वाइनिंग छोड़ के गया, या जिसने ज्वाइन नहीं किया हो, या बीच में उसने वो जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पकड़ ली हो। तो उसको देखते हुए सरकार, जो गवर्नमेंट है या बोर्ड है, रिजर्व कैंडिडेटों को रखती है। तो आपको भी अगर आपके कट ऑफ से आसपास नंबर रहेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर रिजर्व कैटेगरी में रख लिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी डॉक्यूमेंट्स की जो भी अपडेट होगी वहाँ पर तो हमें कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ बताएं उस चीज़ के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।